बच्चों बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर जो क्लास 9 का है। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है आपसे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। मास ऑफ अर्थ दे दिया गया है और रेडियस ऑफ अर्थ दे दी गई है। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी दी गई है, वो है 6.4 10⁶ मीटर। तो जो चीजें दी गई हैं पहले उनको लिख लेते हैं। यहां पर आपको क्या क्या चीजें गिवन है, तो सॉल्यूशन बनाइए इसका। देखिए यहां दिया गया मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ को आप कैसे लिखते हो, मास ऑफ अर्थ को लिखते हो एमई कितना दिया गया है, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg। और जो ऑब्जेक्ट का मास होता है उसे स्मॉल एम से लिखते हो। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ये दिया गया है स्मॉल एम। स्मॉल एम की वैल्यू देखो 1 kg दी गई है, तो यहां लिख दीजिए 1 kg। क्लियर हो गया। और डिस्टेंस दे दी गई है दोनों मास के बीच की, मतलब एक अर्थ है जिसका मास ये है और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम है, ये एमई है और ये हो गया। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर से सेंटर वो आपको डी दी जा रही है। डी कितनी दी गई है, डिस्टेंस आपके पास बच्चों d = दिया गया है कितना, 6.4 10⁶ मीटर। और आपसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो मासेस दिए हो और उनके बीच की डिस्टेंस मालूम हो, आप ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दीजिए। F = होता है बच्चों कैपिटल G, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यहां होता है ME मास ऑफ अर्थ और दूसरा दिया गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट और उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो गया। अगर आपको अर्थ का मास नहीं दिया है, देखिए जब एक ऑब्जेक्ट का मास दिया जाए और एक अर्थ का मास दिया जाए, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहिए या ग्रेविटी फोर्स कहिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर दोनों मास में से एक भी मास अर्थ नहीं है, तब आपको बोलना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। अगर दोनों ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, एक कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, तब आप ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोलोगे, बोल भी सकते हो। लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी अर्थ नहीं है, तब ग्रेविटेशनल फोर्स ही बोलना है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट, एक मास अर्थ है, एक मास ऑब्जेक्ट है, तो वैल्यू पुट करिए। देखिए कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 6.67 10⁻11। क्लियर। और मास ऑफ अर्थ आपको दे दिया गया है कितना, 6 × 10⁻24 और मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 1, लिख दिया मैंने, यहां वैल्यू पुट कर दी। और ये d की वैल्यू कितनी दी है, 6.4 10⁶ का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब जरा देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहां 10⁻24 है, यहां 10⁻11 है। 24 में 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, देखो पहले लाइन खींच दी मैंने, 6.67 और ये 6 इसके बगल में लिख दिया। 11 इसमें से कम हो जाएंगे तो ये बच्चों में बचेगा 10⁻13 और इसको 2 बार लिखिए। देखिए इसकी पावर 2 है तो 6.4 और ये हो जाएगा बच्चों 10⁻12। तो 12 और 13 कट जाएंगे, एक बचेगा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 6.67 × 6 और जो 10 बचा हुआ उसको 10 को मैंने ऐसे लिख दिया। यहां पर क्या आएगा 6.4, अब ये कट जाएंगे, यहां एक 10 बचे था मैंने लिख दिया है, यहां पे 6.4 क्लियर हुआ। देखो इन दोनों को हटाएंगे तो ऊपर आएगा 100 और जब ये डेसिमल हटाएंगे तो यहां भी आएगा 100, तो ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा 667 × 6 क्लियर। और ये 0 भी है तो 60 हो गया। नीचे कितना आएगा 64 × 64। बच्चों देखो ये मल्टीप्लाई करना आसान है, जैसे 64 को मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, ये आता है बच्चों 4096। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई आप कर लोगे, कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4002 0 आ जाएगा। और जब इसको आप इससे डिवाइड करते हो बच्चों
तो 9.77 न्यूटन आ जाएगा। इसको आप ये भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, 9.8 न्यूटन। तो ये इसका आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विथ अ फोर्स दैट इज ग्रेटर आर स्मॉलर आर द सेम एज द फोर्स विथ विच मून अट्रैक्ट द अर्थ। जिस फोर्स से अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, क्या उतने ही फोर्स से मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, या ज्यादा से करेगा, या कम से करेगा, या उतने से करेगा? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो यहां पर बच्चों ये बात तो नहीं होगी, ना ग्रेटर फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ना स्मॉलर फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। किससे अट्रैक्ट करेगा? विथ सेम फोर्स। किससे अट्रैक्ट करेगा? विद द सेम फोर्स। मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर दे रहा हूं, विथ विच मून अट्रैक्ट द अर्थ। तो मैं आंसर बता देता हूं आपको, क्या लिखना है यहां पर। यहां लिखना है कि अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स। द अर्थ एंड मून are attracted to each other by a gravitational force, by a gravitational force। by a gravitational force। तो यहां पूछा गया था कि does earth attract the moon, डज अर्थ अट्रैक्ट द मून विथ सेम फोर्स। तो आंसर में क्या लिखना है आपको? यस, अर्थ अट्रैक्ट द मून विथ सेम फोर्स, एज द force with which moon attract। तो अर्थ उसी फोर्स से मून को अट्रैक्ट करता है जिस फोर्स से मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है। क्यों? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पूछा गया ना, आंसर बताइए क्यों। यहां लिखा जाए कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है ए फोर्स ऑफ एक्शन। क्या होता है? फोर्स ऑफ एक्शन are always equal force of action are always equal and opposite, होता है। और आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब जो फोर्स मून अर्थ पे लगाएगा उतना ही फोर्स मून अर्थ पर भी लगाएगा। यहां पे ये बात क्लियर हो जाती है कि फोर्स ऑफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, यहां पे ये आंसर आ जाता है। तो अब इस आंसर में कोई डाउट नहीं हुआ, ये क्लियर हो गया कि यस, अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द सेम फोर्स एज द फोर्स विथ विच मून अट्रैक्ट। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ, अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो वाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द मून, तो अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं जाती है? उसका प्रॉपर आंसर देना है। क्वेश्चन मार्क लगे होने का मतलब है कि आपको प्रॉपर आंसर दे देना है।
क्यों ऐसा होता है? जरा सोचो बच्चों आप कि मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए बताता हूं, देखो इसका आंसर क्या होता है। पहले तो ये लिखो, क्या लिखोगे आप? मून एंड अर्थ अट्रैक्ट टू ईच अदर विथ अ सेम फोर्स। पहले ये लिखो, मून एंड अर्थ अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट to each other with same force F। ऐसा मैंने मान लिया कि दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स F से अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास देखो बच्चों मून है और इधर मैंने बना दिया अर्थ। ठीक, एक अर्थ हो गया। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे ये फोर्स, जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट करता है उसी फोर्स से ये भी अट्रैक्ट करता है। ये भी F से करता है, ये भी इसको F फोर्स से अट्रैक्ट करता है। क्लियर हुआ? अब जरा देखो यहां से होता क्या है। मुझे इनके बीच की डिस्टेंस भी अगर पता होती तो मैं लिख देता कि d डिस्टेंस है। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता, खाली ये पता है कि मून और अर्थ अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। कितने फोर्स से? जितने फोर्स से मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा उतने ही फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है। क्वेश्चन ये है कि जब मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, मून अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तब अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं जाती? उसका रीजन सुनो, क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है न्यूटन का? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये होता है F इक्वल टू ma होता है। यहां देखो दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया। अब जरा देखो m और a में क्या रिलेशन आएगा? यहां से लिखा जा सकता है दैट इज जो a प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1/m। इसको आप कहते हो a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m मास हो गया। एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m मास। अब जरा देखो मास जिसका ज्यादा होगा उसके अंदर कम या लेस एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? अच्छा, मून ने अट्रैक्ट किया अर्थ को, किया। अब इसका मास मून के मास से ज्यादा है, इसका मतलब इसके अंदर बहुत कम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। बहुत कम मतलब वेरी स्मॉल एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ। बहुत कम का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन जो ए होगा वो नियरली इक्वल टू 0 होगा, इसलिए अर्थ मून की तरफ मूव नहीं करती है। तो आंसर क्या लिखा जाएगा? यहां लिखा जाएगा सिंस मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ क्या होता है? ज्यादा होता है। मास ऑफ अर्थ इज मोर देन, मास ऑफ अर्थ इज मोर देन मास ऑफ मून। यहां लिखा जाएगा सिंस मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज, very large as compared to mass of moon, mass of moon. So very less, so very small acceleration is produced in a earth, in a earth. So earth या लिख सकते हो hence earth do not move towards moon. बस इसका आंसर हो जाएगा do not move towards
मून। देखो यहां पे नहीं दिखेगा तो मैं यहां ले दे रहा हूं टुवर्ड्स मून। तो ये बच्चों इसका प्रॉपर आंसर हो जाता है। क्या मैंने लिखा? सिंस मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द मास ऑफ मून। इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए कि मास ऑफ मून कम है और वेरी लार्ज मास होता है किसका? मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू मून। अगर मास ज्यादा हो गया अर्थ का, इसका मतलब अर्थ के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो बहुत कम होगा। बहुत कम मतलब बहुत ज्यादा कम होगा। इतना कम होगा कि अर्थ मून की तरफ मूव नहीं करेगी। ठीक है, सो वेरी स्मॉल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन अ अर्थ, हेंस अर्थ डू नॉट मूव टुवर्ड द मून। इस तरह के बच्चों क्वेश्चन लॉजिकली आपको समझने हैं, लॉजिकली आंसर देना है, और ये एबिलिटी आपके अंदर तभी आएगी जब हर चीज का आप रीजन सर्च करोगे। जब आपको रीजन पता होगा ना कि क्यों ऐसा हो रहा है, तब चीजें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी और आपको इंटरेस्ट भी आएगा।